हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 12th क्लास फिजिक्स से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल और थ्योरिकल क्वेश्चनों को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। कई बार बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए इसका सोल्यूशन समझते हैं। सोल्यूशन बच्चों को इस प्रकार से होगा। इसका देखिए, इसमें आवेश रखा 1 कूलाम, तो आवेश को बच्चों हम लिखते हैं क्यू से, तो क्यू का जो मान रखा बच्चों 1 कूलाम दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ई का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम होता है। ठीक है, समझ में रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लोगों से पूछी है, एन का मान आप लोगों से पूछा है। ठीक है, तो फार्मूला जो होता है बच्चों, फार्मूला हम जानते हैं, इसका सूत्र मैं देखिए आपको लिख के बता रहा हूँ किस फार्मूला सवाल होगा। तो एन इजिकल टू होता है बच्चों आपका क्यू अपॉन ई। क्या होता है? क्यू अपॉन ई होता है। ये इसका फार्मूला है। ठीक है, क्यू का मान और ई का मान मुझे पता है, यहाँ से एन की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, चलिए लगाते हैं। देखिए यहाँ पे वैल्यू, देखिए यहाँ पे इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, आप यहाँ से देखिए। ठीक है, तो एन इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास, देखिए क्यू का मान कितना बच्चों 1 है। ठीक है, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? ठीक है, अच्छा, अब देखिए डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे जीरो बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एन इजिकल टू हो जाएगा, ऊपर बच्चों 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बच्चों ये 16। ठीक है, अब पावर को देखिए, देखो बटे के ये जो पावर है ना 10 की पावर माइनस के 19, ये बटे के नीचे तो माइनस के ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो देखिए प्लस की पावर हो जाएगी 19, लेकिन मैं यहाँ जीरो बढ़ा लेता हूँ तो पावर कर दूंगा मैं 18। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको भाग करेंगे तो देखो 16 से जब हम भाग करेंगे 100 को, तो वैल्यू लगभग आएगी कट के 16 से 96। ठीक है, लगभग 6.25 के आसपास आएगी। ठीक है, तो एन का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, तो ये ही बच्चों उसका फाइनली आंसर है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? देखिए, तो ये बच्चों जो इलेक्ट्रॉन संख्या आई है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन मिलकर के, ठीक है, ये बहुत बड़ा नंबर है। 10 की पावर 18 प्लस का 18 जीरो लगेंगे इसके आगे। समझ में आप लोग को मेरी बात? ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी जब 1 कूलम आवेश की रचना होती है तो इतने इलेक्ट्रॉनों को उसमें भागीदारी लेनी पड़ती है, तब जाके 1 कूलम आवेश का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका बच्चे ये फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को मेरी बात? तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। क्लियर है आप लोग में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या देखिए, क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम दूरी पर हैं। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम में देखिए मैं आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चों क्या ये प्रोटॉन है। क्लियर आप लोग मेरी बात? ठीक है, और देखिए बच्चों आपको बता दूं मैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए खास बात तो ये बच्चों ये होती है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे उतना पॉजिटिव चार्ज होता है। यानी ये दोनों एक दूसरे में मिलकर के ये एक डाइपोल यानी द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। देखिए माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। लेकिन प्रोटॉन पर इतना ही होता है, लेकिन प्लस का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होता है। समझ में आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अब देखो आवेश तो परिमाण तो बराबर है, लेकिन नेचर अलग अलग है। यानी ये जो एक के बन गया, ये एक डाइपोल बन गया। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी, तो ए बी का एक द्विध्रुव डाइपोल है। ठीक है, और इसके बीच की दूरी को हम कहां से लिखते हैं? 2l से लिखते हैं। कितने लिखते हैं? 2l से लिखते हैं। द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी को हम 2l से लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के जो बीच की दूरी होती है उसको हम कैसे लिखते हैं? 2l से लिखते हैं। ठीक है, और ये मान कितना रखा है? 5 एंगस्ट्रॉम रखा है, 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। ठीक है, क्लियर आप लोग में? अभी हम इसको मीटर में चेंज कर लेंगे, फिर इसका फाइनल आंसर निकाल देंगे। चल देखिए सोल्यूशन समझते हैं आप लोग को। तो देखिए जो 2l आपको दे रखा है, सोल्यूशन देखिए यहाँ का, इसका आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l की जो वैल्यू दे रखी है बच्चों 5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। अब देखिए एंगस्ट्रॉम को बच्चों मीटर में करेंगे ना, तो 10 की पावर माइनस के 10 लगा देंगे। क्लियर आप लोग में? अभी वैल्यू मीटर में चेंज हो गई। क्लियर है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम दूरी का बहुत छोटा मात्रक है, इसको हम मीटर में लेकर आए। अच्छा, क्यू का मान चाहे तो आप ये वाला लीजिए चाहे ये वाला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक है, तो क्यू इक्वल टू कितना रखा है? आवेश है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होंगे। क्लियर आप लोगों में? कोई सा मान आप समझ सकते हैं। ठीक है, साइन हमें लेना नहीं, ना प्लस का ना माइनस का। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, यानी P, तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो होता है P बराबर होता है बच्चों Q इंटू 12, Q इंटू 12 होता है। क्लियर आप लोग को मेरी बात? तो Q का मान हम लोग को पता है, Q का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम है, और 12 का वैल्यू मुझे पता ही है कितना है। 12 का वैल्यू है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10,
5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10। क्लियर है आप लोग को मेरी बात। नेक्स्ट देखिए आगे समझते हैं। तो इसी मल्टीप्लाई कराएंगे 16 पंजे 80 हो जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर, लेकिन माइनस के 19 नहीं है और माइनस के 10 ही है, तो माइनस के 29 हो जाएगा, माइनस के 29 पावर हो जाएगा। तो ये बच्चों पी का मान आ गया, ठीक है, और यही बच्चों इसका फाइनली आंसर है। क्लियर है आप लोग मेरी बात। तो हमने पी निकाला, पी है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रा होता है बच्चों कूलाम मीटर। क्या होता है? कूलाम मीटर इसका मात्रा होता है, कूलाम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर है, ठीक है। आइए बच्चों, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और यहाँ तक की बात बच्चों आपको समझ में आ रही है, तो अपनी मैथ का आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी धारावाही तार में 10 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तार से 2 मीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए सोल्यूशन समझते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? एक तार में 10 एम्पीयर धारा मतलब आई का मान रखा कितना? 10 एम्पीयर, ठीक है। क्लियर है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। कितनी दूरी पर? 2 मीटर। आर का मान आपको रखा 2 मीटर, ठीक है। क्लियर है आप लोग को। सच्चा क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र बताना है। चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए फार्मूला लगाते हैं। इसका फार्मूला होता है बच्चों V इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 और I अपॉन R, ये इसका फार्मूला है। बस इतना सा आपको करना है। फार्मूला लगा दिए, वैल्यू फिट कर दिए, आंसर आ जाएगा। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। ये I का वैल्यू कितना रखा है? I का वैल्यू रखा आपको 10, ठीक है। और आर का कितना रखा? 2 रखा है। क्लियर आप लोग मेरा। तो 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आएगा V इक्वल टू वो आएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ठीक है। ये इसका फाइनली आंसर हो गया। टेस्ला इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र का। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये तीनों ही क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों ही क्वेश्चन बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों कोई थ्योरिकल है। थ्योरिकल क्या देखिए, दहली आवृत्ति एवं दहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखिए। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है जो आपको पता है, उनको पढ़ के आप जरूर जाएं, ठीक है। क्या दहली आवृत्ति क्या देख के लिखना है? आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, दहली आवृत्ति कहलाती है। समझ में आप लोग मेरा। और अब इसको हम न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। न्यू नोट से इसको बच्चे हम शो करते हैं, इसको दहली आवृत्ति को। क्लियर है। एक बार फिर रिपीट करते हैं। देखिए आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा सके, दहली आवृत्ति कहलाती है। इसे हम न्यू नोट से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज इसका मात्रक होता है जिसे हम HZ से लिखते हैं। क्लियर है आप लोगों को मेरी बात। कई कई मात्रक पूछ लिया जाता है कि दहली आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, तो हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। उम्मीद करता हूँ यही बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन है दहली तरंगदैर्घ्य, सॉरी इसी का पार्ट है ये, क्योंकि 2 डेफिनेशन थी इसके अंदर, दहली आवृत्ति और दहली तरंगदैर्घ्य। क्या देखिए, आपतित फोटोन की वह अधिकतम, देखो न्यून, यहाँ पे शब्द क्या था, यहाँ पे अंतर शब्द, यहाँ पे न्यूनतम शब्द था। जब आवृत्ति पूछी जाती है तो आपतित फोटोन की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है, लेकिन तरंगदैर्घ्य क्या होती है? आपतित फोटोन की वह दीर्घतम तरंगदैर्घ्य। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो आवृत्ति के लिए शब्द आएगा न्यूनतम और तरंगदैर्घ्य के लिए शब्द आएगा अधिकतम। क्यों ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि जो आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति और जो तरंगदैर्घ्य होती है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। यानी जिस तरंग की आवृत्ति ज्यादा होगी उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, और जिसकी तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी उसकी आवृत्ति कम होगी, ठीक है। तो आपतित फोटोन की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, दहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। इसे बच्चों हम लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं। किसको? दहली तरंगदैर्घ्य को लैम्डा नोट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगली डेफिनेशन देखिए, और क्या देखिए, वो जो एग्जाम के लिए बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए समझते हैं। तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। वेव फ्रंट क्या होता है? देखिए डेफिनेशन लगाएंगे, हेड लगाएंगे तरंगाग्र। किसी क्षण किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो ये डेफिनेशन है, बहुत बच्चों आसान डेफिनेशन, कई बार बच्चों बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो कि तरंगाग्र क्या होता है? किसी क्षण किसी माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। क्लियर है। चलो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो। इसको आप पढ़ते हुए जाएं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कला सम्मत स्रोत किसे कहते हैं? कला सम्मत स्रोत क्या होते हैं ये आपको बताना। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप पढ़ के जरूर जाएंगे। क्या देखिए हेडलाइन, कला सम्मत स्रोत क्या है? ऐसे 2 तरंग उत्पादक स्रोत जिनसे उत्पन्न तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर बना रहे, ठीक है।
कला सम्मत स्रोत कहलाते हैं। यानी ऐसे दो तरंग उत्पादक स्रोत जिनसे तरंग उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, और उनकी कलाओं का जो अंतर है ना टाइम के अकॉर्डिंग चेंज ना हो रहा हो, तो ऐसे तरंग स्रोतों को बच्चों क्या कहते हैं, कला सम्मत स्रोत कहते हैं। बस इतना सा इसको आपको याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या देखिए क्वेश्चन देखिए, अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको परिभाषित करना है, इसकी डेफिनेशन आपको देनी। क्या लिखना है, जब किसी चालक को बैटरी के स्रोत से जोड़ा जाता है, जब किसी चालक को बैटरी के स्रोत से जोड़ा जाता है तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे बीडी से प्रदर्शित करते हैं, किसको, बीडी से, ठीक है। और किसी कंडक्टर के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है, किसकी, इस बीडी की वैल्यू। क्लियर आप लोग मेरे साथ, ये इसका मान है, ठीक है। छोटा इसका फॉर्मूला है, बीडी बराबर होता है B1 प्लस B2 प्लस B3 डॉट 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 प्लस Vn/n। यानी जो B1 B2 B3 है ना, ये चालक के अंदर अगर n इलेक्ट्रॉन है तो उनका ये औसत वेग लिखा हुआ है, क्योंकि औसत का फॉर्मूला था पदों का योग बटे पदों की संख्या, जहां पदों की संख्या क्या बच्चों, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे बच्चों वो कुछ और क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आइए देखिए हम उनको आपको समझाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर से आया, देखिए क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन है गॉस के नियम को यानी गॉस की प्रमेय को लिखिए। क्या है गॉस की प्रमेय, देखिए गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या, देखिए किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी φE उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। तो ये इसका स्टेटमेंट है, बस आपको इतना याद करना है, ठीक है। यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स φE उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश Q का 1/ε गुना होता है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको तैयार करके आप जरूर जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए। क्या देखिए, इसी नियम के अनुसार क्या, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन यानी क्लोज इंटीग्रेटर B.dl उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का μ0 गुना होता है। बस इतना सा स्टेटमेंट है, और ये बच्चा आप लोगों से 2 नंबर में पूछा जाता है। ये इसका थोड़ा सा फार्मूला आप इसको याद करके जाएंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को मेरी बात। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक और है जो एक नंबर पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन। LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र लिखिए। LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र लिखिए। क्या देखिए, प्रतिबाधा को हम Z से लिखते हैं, Z इक्वल टू होता है वर्गमूल R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। जहाँ XL है बच्चों प्रेरण प्रतिघात, XL हाँ प्रेरण प्रतिघात है, और XC क्या बच्चों, धारितीय प्रतिघात है, ठीक है। समझ आप लोग में। और जहाँ R क्या बच्चों, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस है। तो ये LCR परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से 12th क्लास फिजिक्स के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ बच्चों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।